बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज हम अपना सिक्स्थ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है एक वेक्टर की बाया स्केलर, यानी कि एक वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई जब होता है तो वो क्या हमें देता है। हमें पता है कि जब भी कोई दो चीज़ें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एक न्यू प्रोडक्ट देती है, एक न्यू आंसर देती है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जी 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, 20 इज माई न्यू आंसर, न्यू फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने दो चीज़ों को आपस में क्या किया जी, मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब किस तरह से हमारे पास ये होगी, अगर हम देखें अपनी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम दो क्वांटिटीज, सपोज हम लोगों ने एक क्वांटिटी ले लेते हैं जी मास की, और हम लोग दूसरी क्वांटिटी ले लेते हैं जी उसकी वेलोसिटी की। तो जब हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हम उसका जो प्रोडक्ट है वो हमें एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो उसका आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या बन जाएगी, मोमेंटम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं P इक्वल्स टू mv, वही वाला फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। इसी तरह से अगर देखिए हम न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स इक्वल हो जाता है हमारे पास ma। अगर मैं आपके सामने सामने स्क्रीन पे जो है वो मेंशन करूं तो हमारे पास P क्या था जी, मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। mv के इक्वल हो जाता है। अगर मैं फोर्स के ऊपर लिखूं कि फोर्स भी मेरे पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या किया, दोनों को स्केलर क्वांटिटीज को जब आपस में क्या करवाया है, मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं तो वो उसका एक आंसर मेरे पास क्या आ जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमारी यही यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हम लोग किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है, उसका आंसर जो होगा वो वेक्टर में आएगा। अगर हम इसको रीड आउट करें, क्या कहते हैं, जब द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए एंड अ नंबर n ग्रेटर देन 0 इज डिफाइंड टू बी अ न्यू वेक्टर na having the same direction as a but a magnitude n times the magnitude of a as illustrated in the figure 2.4। ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। डायरेक्शन कब चेंज होती है, जब आपका जो वेक्टर है वो नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे क्या है, ए सपोज ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, 2a, इसका मतलब ये नेक्स्ट लाइन मेरे पास 6 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पे -2 है, यानी कि इसका रिवर्स हो गया, मैंने माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। In the event that n represents a scalar quantity, the product na will corresponds to a new physical quantity। वो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो क्या होती है हमारे पास कि इन द इवेंट दैट n represents a scalar quantity, n हम na प्रोडक्ट ऑफ na, n क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और जो प्रोडक्ट na का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी, वेक्टर होंगी। एंड द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द टू क्वांटिटीज। जैसे आप लोगों ने अभी एग्जांपल देखी, मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये चीजें हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर अपने इस सिक्स कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं जी अपने नोट्स में जो है हमारे पास क्या बताया जा रहा है कि एक वेक्टर है ए और एन हमारे पास क्या है, एक स्केलर है, और इनका प्रोडक्ट ही हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, जिसमें n जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब पहले बात करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई किया जाए डिजिट या नंबर के साथ तब कैसे वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। जैसे वो एग्जांपल a बार है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी। हाफ से डिवाइड करूंगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगी हाफ से 1/2 से, तो उसकी जाहिर बात है a का हाफ हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन वेक्टर की क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर तो मल्टीप्लिकेशन होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी से, आप लोगों ने जो चीज अटेम्प्ट करनी है वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करनी है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये सब कुछ उसने एक इकट्ठा करके जो है वो आपको एक पैराग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो नोट्स में से आपने 1 बाय 1 हेडिंग की फॉर्म में अलग करके लिखना है। अब फिजिकल क्वांटिटी, अब हमें पता है फोर्स एंड मोमेंटम ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इसके आगे सब कैटेगरीज देखें कि वेदर इट्स अ स्केलर और अ वेक्टर, ये तो बाद का काम आ जाता है। तो वो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि जब वेक्टर मल्टीप्लाइड होता है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के साथ, इट विल चेंज द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो देखें मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होके एक न्यू क्वांटिटी दे के जाएगा, फोर्स।
और मास और वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक नई क्वांटिटी देगा जो क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो ये हो गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। आपके पास आपका सेवंथ कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। हमारे पास वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये कैसे कब यहाँ पे यूज हुआ होता है, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर यूज किए जाती है उसके लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था एक्स वाई जी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स में हमारे पास एक्स जो होता है वो आई कैप से रिप्रेजेंट होता है, y j कैप से रिप्रेजेंट होता है और जो z है वो k कैप से रिप्रेजेंट होता है। और यही चीज होती है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो हमारे पास क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन की। यहाँ पे क्या कह रहा है जी, अ यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन a इज रिटन एज a कैप विच वी रीड एज a हैट, थस a इक्वल्स टू a कैप। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो मेंशन भी किया था। और इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a यानी कि वेक्टर डिवाइडेड बाय द a मैग्नीट्यूड। The direction along x, y, z axis are generally represented by the unit vectors I cap, j cap, and k cap. The use of the unit vectors is not restricted to the Cartesian coordinate system only. Unit vectors may be defined for any direction. Two of the more frequently used unit vectors are the vectors r cap, which represent the direction of the vector r, and the vector n cap, which represent the direction of a normal drawn on a specified surface as shown. तो आई जे के कैप के अलावा एक वेक्टर और कौन सा इंट्रोड्यूस होता है जी, आर कैप, जो हमारे पास किस लिए यूज हो रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आर। वेक्टर आर की डायरेक्शन के लिए आर कैप जो होगा यूनिट वेक्टर यूज होगा फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और वेक्टर एन कैप क्यों यूज कर रहे होते हैं, जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड सरफेस। नॉर्मल की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, एन कैप। अब इसको कहाँ से पता चलेगा, ये हमारे पास क्या है जी, आर क्या है, एक हमारे पास वेक्टर है और उसका यूनिट वेक्टर उसने कैसे शो किया जी, यहाँ पे आर कैप से। नल वेक्टर उसने कैसे शो किया है, वेक्टर एन कैप से, और वो क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड सरफेस। कि ये हमारे पास नॉर्मल एक है जो वेक्टर पे ड्रॉ किया है, वेक्टर एन कैप है, नॉर्मल ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड सरफेस। नोट्स में जो है वो यूनिट वेक्टर को हमने सिंपली क्या बताया जी, कि आपने प्रीवियसली जो आपने नोट्स में लेक्चर 1 में देखा था, आपने सेम वहीं से मेंशन करना है। आगे आ जाता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नल वेक्टर, जो आपकी 8th कॉन्सेप्ट है। नल वेक्टर क्या होता है, नल मींस जीरो। तो नल वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। नल वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल द सम ऑफ अ वेक्टर्स एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज अ नल वेक्टर। अब एक वेक्टर है जिसका हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर का हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है। इन दोनों का सम मेरे पास क्या आएगा, जीरो। तो these vectors are called the null vectors, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका सम, जिसकी आपस में कॉम्बिनेशन उसका क्या दे, जीरो आंसर दे देता है, तो वो वेक्टर कौन सा हो जाता है, नल वेक्टर्स। तो यहाँ पे नल वेक्टर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो क्या आता है, नल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इट इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इट इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि नल वेक्टर हमेशा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। अब मैंने यहाँ पे ए के साथ बी वेक्टर तो नहीं लगाया, मैंने सेम वेक्टर लगाना है, सेम वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ये ना हो कि एक ए हो और दूसरा 2a हो, सेम मैग्नीट्यूड और सेम वेक्टर होगा तभी वो हमारे पास क्या देगा, हमें जीरो वेक्टर, यहाँ पे नल वेक्टर, इसका सेकेंड नेम आप लिखेंगे जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है जी आपका आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, वो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल से हमें पता चल रहा है कि वो वेक्टर्स जो आपस में इक्वल होंगे। अब किस सेंस में इक्वल होंगे, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, लेकिन पोजीशन से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चीज सेम होना चाहिए इक्वल वेक्टर्स की कैटेगरी में आने के लिए, कि उन दोनों वेक्टर्स की का जो मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम हो। तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसे मार्क कीजिए, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। अब वो कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, अब जरूरी नहीं है कि एक वेक्टर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, मे बी अगला वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, तो उनके इनिशियल पॉइंट्स की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए कि एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो क्या हो, सेम हो। दिस मीन्स दैट पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू
ईच अदर। तो वो क्या कह रहा है कि वो पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बात क्या आती है कि ए बार ये एक एंगल है और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है, ये दोनों हमारे पास सॉरी वेक्टर्स आ गए। इसे हमने क्या कहा है, इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहते हैं जी, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड के साथ क्या है जी, सेम डायरेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, उनके इनिशियल पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। और एक चीज याद रखनी है कि इनको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं और इनका एंगल जो है वो आपस में क्या होता है, हमेशा पैरेलल वेक्टर्स का एंगल 0 डिग्री होता है। एमसीक्यू आता है, इसे मार्क कर लीजिए, अपनी पॉइंट्स लिख लें कि एंगल बिटवीन द टू इक्वल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। ठीक है, ये जो पैरेलल एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, लेकिन अगर एंटी पैरेलल एंगल देखा जाए तो वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये चीज हम लोगों ने क्या रखनी है, हमेशा अपने जहन में रखनी है कि पैरेलल वेक्टर्स हो और इक्वल वेक्टर्स में पैरेलल एंगल 0 डिग्री होता है और एंटी पैरेलल एंगल हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री। तो आज आपने हमने देखे जी अपना 9th कॉन्सेप्ट तक, इक्वल वेक्टर्स तक, और यहाँ तक था जी हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, इनको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, इनसे हम लोगों ने कैसे जो है वो आगे डिटर्मिनेशंस करनी है काफी सारी, वो सारी चीजें हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा अच्छे तरीके से। लास्ट में जाते हुए जी मेरी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।